पेज 217 और टॉपिक हमारा हेडिंग है 4.2। इससे पहले 4.1 पे कल हमने एंड किया था। 4.1 में बताया डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स, किस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ रिपोर्ट दे सकते हैं। तो हमें सारी टाइप्स पढ़ी थी, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। हमने मॉडिफिकेशन पढ़ी, डिफरेंट टाइप्स होती है, डेड इफेक्ट, डेड डू नॉट इफेक्ट। डेड इफेक्ट में 705, डेड डू नॉट इफेक्ट 706 और डेड डू नॉट इफेक्ट में आता है एम्फसिस मैटर पैराग्राफ और मैटर पैराग्राफ। और डेड इफेक्ट उसमें आता है आपकी क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। ये सारी हमने कल यहाँ पे हमने इसको एंड किया था। 4.2 पे आ जाएँ। अच्छा 4.2 क्या है? अब सारे एविडेंस ले चुके हैं हम। इस सेक्शन कब एप्लीकेबल होता है? ये फेस कब आता है? जब सारे एविडेंस ले चुके होते हैं और आप बिल्कुल रिपोर्ट इशू करने लगे हैं। रिप्रेजेंटेशन लेटर भी ले लिया है, सब्सिक्वेंट देख लिया है, गोइंग कंसर्न भी चेक कर लिया आपने, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? इन रीचिंग द कंक्लूजन द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एवेल्यूएट। ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले आपने एवेल्यूएट करना है कि ठीक है मैंने एविडेंसेस लेनी है लेकिन अकाउंट की प्रेजेंटेशन ठीक है, ठीक है। वो बातें करता है कि ऑडिटर हैव obtained ऑल सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। ऑडिटर ने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ले लिया आज तक की दिन, ठीक है। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नहीं लिए तो रिपोर्ट इशू नहीं कर सकते आप एविडेंस लिए बगैर कि एविडेंस बाद में ले लेंगे, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? याद रहेगा। सेकंड देखें, जब हम ऑडिट करने आते हैं ना, हमें क्या मिलता है? ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पढ़ेगा ना हमने ड्राफ्ट। अच्छा ड्राफ्ट में क्या होता है? वो मैनेजमेंट के बनाए हुए हैं, हमें देते हैं, हम ऑडिट करते हैं, बहुत सी गलतियाँ निकलती हैं, चेंजेस आती हैं, रॉन्ग क्लासिफिकेशन होती हैं, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी गलत हो जाती है, कोई कैलकुलेशन, तो अकाउंटिंग चेंज हो जाती है बाद में। बहुत सी अकाउंटिंग एंट्रीज आप रिकमेंड करते हैं कि ये इसको इस एंट्री कर। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज करना था रॉ मटेरियल को, डेबिट करना था रॉ मटेरियल को और डेबिट कर दिया आपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को। आपने अब आप क्या करेंगे? करेक्ट करवाएंगे सर। अब अकाउंटिंग एंट्री देंगे, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस को क्रेडिट करें, परचेज को डेबिट करेंगे, ये होगा ना, ऐसे ही है ना। अच्छा अब आपने अकाउंटिंग एंट्री रिकमेंड कर दी, एज्यूम करो आपने 15 एंट्रीज रिकमेंड की, मैनेजमेंट ने 12 कर ली, वो 3 कहती रहने देंगे, इमटेरियल है, ठीक है। अब आप वो 3 एंट्रीज नहीं करवा रहे अकाउंट में, मैनेजमेंट नहीं मान रही, तो आपने देखना उन तीनों का इंडिविजुअल और कलेक्टिव इफेक्ट इमटेरियल ही बन रहा है। समझ गए? ये अगला पॉइंट है। अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल की मटेरियल तो नहीं होगी। अगर अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल, अगर अब मिसस्टेटमेंट है और क्या हो गई है तो 705 एप्लीकेबल हो जाएगा, 700 नहीं रहेगा। समझ गए इस चीज़ को? तो ये आपने तीसरे पॉइंट पे हैं, कहते हैं आपने देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है ना वो इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बने। लिखा हुआ ना फ्रेमवर्क। थर्ड पॉइंट पढ़ रहा हूँ, फाइनेंशियल हैविंग प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अच्छा अब फ्रेमवर्क कितने टाइप्स होते हैं? 2 तरह के होते हैं, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और अगले 2 बुलेट्स में। पहले में देखें, पहली लाइन के एंड पे लिखा हुआ है फेयर प्रेजेंटेशन, दूसरे में लिखा है कंप्लायंस। किसी को कोई क्वेश्चन मुझसे डिस्कस कर ले तो हम आगे चलते हैं। दोनों का पता ना आप लोगों को, आगे आ जाए। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है फाइनेंशियल में एडुकेटिव रेफर। हाँ आपके अकाउंट्स बनते हैं, उसमें आपने फ्रेमवर्क को रेफर किया हुआ, लिखा हुआ फ्रेमवर्क को लिखते हैं अकाउंट्स में। फ्रेमवर्क आपको जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, क्या वो अकाउंट्स में प्रेजेंट होता है? अकाउंट्स के एंड पे हम हमारे लेवल पे हम तक लिखते हैं, ये नीचे तो नहीं ना लिखते कि। मेरा क्वेश्चन, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखा हुआ होता है? कहाँ? अच्छा लिखा होता तो कहाँ लिखा होता फिर? ये एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहाँ लिखा हुआ होता? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किस तरह अकाउंट्स आपके अकाउंट्स बने हैं, कहाँ लिखा हुआ होता है? इसलिए आप लोग फेल होते हैं अकाउंटिंग में भी और ऑडिटिंग में भी। देखिए एग्जामिनर पता क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है ये बच्चा अभी इस काबिल नहीं है कि आर्टिकल्स करने जाए, इसको थोड़ा रगड़ा यहाँ और लगाओ। ये उसके वर्ड्स। कल को आपसे इंटरव्यू में एग्जामिनर को आपसे फर्गूसन में कॉल आती है, आपको EY से कॉल आती है, वो पूछते कहाँ, आपको पता ही नहीं, ठीक है। आपके 5 या 6 हेड्स ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट होती है ना, बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट लॉस है, OCI है, चेंज इक्विटी, चेंज कैश फ्लो, आखिरी का होता है
नोट्स टू द अकाउंट्स। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे सेशन में कि वो अकाउंट्स पढ़ लें, कम से कम एक दफ़ा तो पढ़ लें यार। उसमें पैराग्राफ नंबर 2 उसमें लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के नाम से, स्टेटमेंट ऑफ, उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है, सुन लेना जरा गौर से। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड वेयर एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड द लॉ डिफर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ शैल प्रिवेल एंड शैल टेक प्रेसिडेंस। ये फ्रेमवर्क है ना आपका, ये लिखा होता है पैराग्राफ नंबर 2 में हर अकाउंट में, ठीक है, याद रहेगा। तो ये वो पॉइंट है कि आप देख लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली रेफर्स और डिस्क्राइब द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। या रेफर की कोई रेफरेंस दिया होगा, रेफरेंस कैसे दिया जा सकता है, रेफरेंस कैसे दिया जा सकता है? आप लिख देंगे कि नोट नंबर लिख देंगे, यानी कि वर्किंग कर रहे हो। ये खुद नोट्स हैं यार। एक तो मैंने पूरी स्टेटमेंट बोली है ना, ये लिख दिया, ये तो आ गया ना। इसमें कहता है एडिक्वेटली रेफर्स और डिस्क्राइब, तो आपने डिस्क्राइब कर दिया। ये रेफरेंस का क्या मतलब है, एडिक्वेटली रेफर का क्या मतलब है? रिपोर्ट में आपने जो रेफरेंसेस, रिपोर्ट कहाँ से आ गई? मैं रिपोर्ट की बात, मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट तो भी हमें देनी है, रिपोर्ट कहाँ से आ गई बीच में? देखें, एक तो तरीका ये है जिसमें मैंने बताया, नोट्स में जाके पॉइंट नंबर पैराग्राफ नंबर 2 में आप इसको डिस्क्राइब करते हैं, इस फ्रेमवर्क को, ऑप्शन नंबर 1 जो यूजुअली होता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे फ्रेमवर्क लिखने के बजाय आप किसी सेक्शन का रेफरेंस दें कि हमारा जो अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है ये फलाने सेक्शन में, ये फलाने ऑर्डिनेंस में, ये फलाने एक्ट में लिखा हुआ है, उसके इस सेक्शन में लिखा हुआ है। ये आई कैप की इस वेबसाइट, इस वेब पेज पे पड़ा वो है, उसका रेफरेंस दे सकते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, ये है एडिक्वेटली रेफर्स एंड नहीं है, और ये रेफरेंस दे देंगे आप, ये खुद डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? ये काम सारे कब करने हैं? ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि आप देखें जो फ्रेमवर्क है उसने अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज किया आपकी पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसी लिखी हुई है वहाँ पे, यूजर को पता लगेगा पॉलिसी क्या है। पॉलिसी क्या होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? कौन से स्टैंडर्ड की कौन सी कंप्लायंस आप कर रहे हैं, कौन सी आप, क्या आपकी प्रैक्टिस है, क्या प्रिंसिपल है आपका। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलें। नेक्स्ट क्या है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर रीजनेबल। हालांकि आप इसका एविडेंस ले चुके हुए हैं। एविडेंस एस्टिमेट कौन सा होता है? डेप्रिसिएशन भी, डेप्रिसिएशन का एविडेंस लिया होगा ना, अमोर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट, प्रोविजंस, डेफर टैक्स, ये एस्टिमेट्स हैं सारे। तो आप फिर देखें कि रीजनेबल है। कब देखें? रिपोर्ट देने से इमीडिएटली बिफोर। आगे हैं जी, इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल इज रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर, ठीक आ रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन रशन नहीं। देखें दोबारा, सारे कंप्लाइंस होगी, सारी डिस्क्लोजर्स की, सारी स्टैंडर्ड्स की। और लास्ट पॉइंट क्या है, टर्मिनोलॉजी यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एडिक्वेट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंग्लिश लिखते हुए, अंग्रेजी लिखते हुए आपने टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, वो रीजनेबल है, आम इंसान को समझ आती है। ये तो उठा के आपको शेक्सपियर की लैंग्वेज में लिखने अकाउंट्स, कि वो उसको पहले शेक्सपियर को पढ़ना पड़े, बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े आगे बेचारा। जो वो रीजनेबल मार्केट की लैंग्वेज है वो। ठीक है जी, याद रहेगा। ये 4.2 कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो आपने इमीडिएटली करनी है बिफोर, और सारी प्रैक्टिकल बातें। 4.3 पे आ जाए, यहाँ से हमारी प्रैक्टिकल ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है। अच्छा, रिपोर्ट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ सुन लें कैटेगोरिकली। एक रिपोर्ट स्टैंडर्ड में लिखी हुई है जो हमारे स्टैंडर्ड 7 ISA 700 में, ठीक है। एक हमें बताई हुई है कंपनीज एक्ट, पाकिस्तान में कौन सी एप्लीकेबल होगी? ये वाली। तो हमारी ये एप्लीकेबल, हम यही पढ़ेंगे। हमारी इस चैप्टर में 2 रिपोर्ट्स आ रही हैं, पहली ये और दूसरी ये। हम यही पढ़ेंगे, यही एप्लीकेबल है, यही एग्जामिनेबल है और यही प्रैक्टिकेबल है। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, अगली चीज़ सुन लें गौर से मेरी बात, बोर्ड में वापस।
क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, ये रिपोर्ट फुली कंप्लाई करती है 700 को। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इन्होंने क्या किया, 700 वाली रिपोर्ट ली, उसमें 4 या 5 एडिशनल मैटर्स ऐड किए, तो ये कौन से हो गई? ये वाली रिपोर्ट। ये 4-5 कौन से मैटर्स हैं? ये वही जो लोकल, जो अदर लॉस की कंप्लाइंस वाले हैं कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट। ठीक है, बल्कि मैं आपको दे देता हूँ उस पेज पे। आप पेज 219 पे हैं। आगे जी 229 सॉरी 229 सॉरी 229 पे आप देखें, ये जो पूरा पेज है ना, मैंने पहले पढ़ाया हुआ आपको। इसमें पहला बुलेट क्या है? पहला बुलेट कि आपने लिखना है अपनी रिपोर्ट में कि वेदर द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव ऑफ द ऑडिटर वर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ द ऑडिट। ठीक है, ये लाइन स्टैंडर्ड की नहीं है। ये किसकी लाइन है? ऊपर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग, ऑडिट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। समझ गए? ये ISS 700 यहाँ पे क्या है? साइलेंट, चुप है, उसने नहीं कहा ये। तो ये किसने ऐड किया है? कंपनीज एक्ट ने। आप नेक्स्ट पेज पे हैं, ये 230 पेज है जिसमें बहुत दफ़ा आपको लेके आया हूँ। ऐसी है ना, पूरे सेशन में हम इसे 10-15 दफ़ा आए हैं इस रिपोर्ट पे। तो इसमें ओपिनियन पैराग्राफ है ना, ओपिनियन, इसमें 6th लाइन फर्स्ट पैराग्राफ की, या नीचे से पहले पैराग्राफ की 3rd लास्ट लाइन। आगे इस पे लिखा हुआ एंड वी स्टेट that we have obtained all the information and explanation which to the best of our knowledge and believe were necessary for the purpose of the audit। ये लाइन ऐड है ना, ये स्टैंडर्ड की नहीं है, इसको अंडरलाइन कर लें, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ कि क्या क्या। और दूसरी बात है, दूसरी मुझे अटेंशन चाहिए आपकी, ये जो मैं आपको हाईलाइटिंग करवा रहा हूँ ना यहाँ पे, इससे क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मैं आपको ये वाली रिपोर्ट पढ़ाऊँगा, आपको पता होना चाहिए इसमें 5 और 6 मैटर्स कौन से हैं जो 700 रिक्वायर इन केस वो 700 की रिपोर्ट पूछ लेता आपसे, तो आपको पता होगा मैंने पहले पैराग्राफ में ये लाइन नहीं लिखनी। और दूसरी बात क्या है, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार हमने ये भी पढ़ ली है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है, 100% वर्डिंग वही है, सिर्फ उन 5 चीज़ों का फ़र्क है जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, हाईलाइट करवा रहा हूँ। इसके बाद मैंने 700 नहीं पढ़ानी आपको, क्योंकि जब मैं ये वाली रिपोर्ट पढ़ाऊँगा तो 700 ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आपने क्या करना है, वैसे तो चांस इसके 0% है, इन केस उसने पूछ लिया। ये चलें अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपने को आपको पता है ये मैं 700 की रिपोर्ट पढ़ी ली है, तो आपने इस ये रिपोर्ट में से ये 5 माइनस करेंगे, ये बन जाएगी, या ये पढ़ लें, इसमें 5 ऐड कर लें तो ये बन जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पिछले पेज पे आ जाए, 229 पेज पे आ गए जी। सेकेंड पॉइंट क्या है? वेदर और नॉट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन केप्ट एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे है 232 पेज पे, रिपोर्टिंग और अदर लीगल रेगुलेटरी मैटर्स आ रहा है 232 पेज पे, 232 आ रहा है जी। रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। पहला ए पॉइंट क्या है? प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एज रिक्वायर्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017। याद रहेगा, कोशिश करें ऑडिट रिपोर्ट ये चैप्टर पढ़ें, बुक मार्क लें, ये अपनी उंगलियों में यूज़ कर लें एज ए बुक मार्क, क्योंकि बहुत शिफलिंग करवानी है आपकी, फिर वापस आ जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेदर और नॉट इन ऑडिटर्स ओपिनियन। ठीक है, आगे 6 की 6 स्टेटमेंट डिस्कस करता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, OCI। ठीक है, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहाँ यूज होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट अकाउंट। ठीक है, अगर वो है तो प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, और कैश फ्लो और क्या आ रहा है? बस ये कैश फ्लो तक हैव बीन। अच्छा, रिपोर्ट क्या है, इसको सुन लेना। 6 की 6 स्टेटमेंट को डिस्कस किया इसने कि इन आवर ओपिनियन कि ये 6 स्टेटमेंट्स
आर ड्रॉन अप इन कन्फर्मिटी विद कंपनीज एक्ट। ठीक है, पहली बात क्या है कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनी है, पहली बात। और दूसरा, आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये 6 की 6 स्टेटमेंट्स हैं, ये बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री कर रही हैं। और साथ किससे कर रही हैं? एंड रिटर्न्स, एंड रिटर्न्स। इस पैराग्राफ को सम अप कर रहा हूँ मैं कि 6 की 6 स्टेटमेंट्स आर ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी विद कंपनीज एक्ट एंड आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। इस पे ऑडिटर ने क्या देना है? अपना ओपिनियन। कहाँ देना है? फिर 232 पेज में है। ये मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, पहले आपको रिपीट करवा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा हुआ ना सारा। फिर पॉइंट बी में आ जाए, क्या कहता है? ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, हेडिंग से। बेस्ड ऑन आवर ऑडिट वी फर्दर रिपोर्ट, वी अच्छा फर्दर क्यों कह रहा है ये? क्योंकि ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल ओपिनियन होगा पिछले पेज पे कि फाइनेंशियल में ट्रू एंड फेयर है या नहीं, वो तो है पेज 230 पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन किस पे है? ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर है ना, कि प्रॉपर बुक के अकाउंट्स पर ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ये कौन से ओपिनियन है? एक्स्ट्रा ओपिनियन, जो आपको लॉ ने कहेगा इस पर भी आपने ओपिनियन देना है। तो पहला कौन सा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। दूसरा क्या है? वही पॉइंट नंबर बी में 6 की 6 स्टेटमेंट को डिस्कस करता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस, ओसीआई या इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी एंड कैश फ्लो टुगेदर विद नोट्स have been drawn up in conformity with Companies Act and are in agreement with books of accounts and exact वो words है। exact क्या है? ठीक है, समझ गए? ये नेक्स्ट पॉइंट छोड़ दें, इससे नीचे वाले पे हैं। वेदर और नॉट इन देयर 229 पेज में, वेदर और नॉट इन देयर ओपिनियन इन्वेस्टमेंट्स मेड, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनीज बिजनेस। वापस आए 232 पेज पे। सी पॉइंट वही, इन्वेस्टमेंट मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनीज बिजनेस। और पॉइंट डी पढ़ लें, यहीं पे हम टाइम नहीं वेस्ट करते। ज़कात डिडक्टेबल अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। जो ज़कात डिडक्टेबल थी अंडर ज़कात एंड हैज़ बीन डिडक्टेड, और डिडक्ट करके खुद नहीं खा ली, डिपॉजिटेड इन द सेंट्रल ज़कात फंड एस्टेब्लिश अंडर सेक्शन 7 ऑफ द ऑर्डिनेंस। ठीक है, समझ गए जी? पेज 229 में वापस आए। मुझे एश्योरेंस है 6.1 क्लियर है। ये एक पॉइंट मैंने स्किप किया, इसको आप भी स्किप कर दो, ये इररिलेवेंट है। ठीक हो गया? इसका ना ओपिनियन पैराग्राफ से ताल्लुक है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। ये नहीं, इसको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको कहीं ना कहीं हमने पढ़ लेना है इसको। ठीक है, जो रेलेवेंट पॉइंट्स ही समझ आ गए आपको, और मैंने साथ इसी रिपोर्ट में एप्लीकेबिलिटी पढ़ा दी है। अब क्या है, अगर इसको हम सम अप करें, ओपिनियन पैराग्राफ में एक लाइन ऐड होनी है जो 700 रिक्वायर नहीं करता, लेकिन हमारा कंपनीज एक्ट रिक्वायर करता है। वो क्या है कि वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीव वर नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ आवर ऑडिट। ये मैंने रटा नहीं मारा हुआ, ठीक है, पढ़ के। ठीक है, फिर आ जाए रिपोर्ट ऑन लीगल एंड अदर रेगुलेटरी। उसमें क्या है, बेस्ड ऑन ऑडिट वी फर्दर रिपोर्ट दैट इन आवर ओपिनियन, पॉइंट ए, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एज रिक्वायर्ड इन द कंपनीज एक्ट 2017। फिर पॉइंट बी क्या है कि वो 6 की 6 स्टेटमेंट्स आर इन कंफर्मिटी विद कंपनीज एक्ट एंड आर इन एग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिटर्न्स। फिर पॉइंट सी ऐड होता है, इन्वेस्टमेंट्स मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर वर्क फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस। फिर ज़कात डिडक्टेबल ज़कात ऑर्डिनेंस हैज़ बीन डिडक्टेड
एंड डिपॉजिट इन सेंट्रल ज़कात फंड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द सेड एक्ट। ये रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं, इसको ऐड कर देंगे 700 में तो कंपनी एक्ट पे आ जाएंगे। अब कंपनी एक्ट में से माइनस कर देंगे 700 बच जाएंगे, बाकी 100% रिपोर्ट सेम है। मुझे एश्योरेंस से ये बात पल्ले पड़ गई अभी। अब जब हम पाकिस्तान में रिपोर्ट इशू करेंगे तो कौन सी करेंगे, ये वाली, तो हम यही पढ़ते हैं, यही एग्जाम में टेस्ट होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 700 स्किप करवा दिया आपको। 700 अब जो ऑनवर्ड रिपोर्ट पढ़े हम 700 की है, ठीक हो गया। 230 पेज पे आए वापस। ये 230 में SCC पे 230 कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ उल्टा जगह जा रहे हैं। अच्छा 230 में ना सबसे ऊपर लिखी हुई है ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर्स, इसको अंडरलाइन कर लें। ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द, आगे ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग में, और आगे क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर्स ब्रैकेट में रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018। मैंने आपको याद है कहा था कि रिपोर्ट 18 में चेंज हुई थी, 17 में सिंगल पेज रिपोर्ट थी। अब ये वो चेंज है, SCC पे लेके आया था 700 में चेंजेस के बाद। ठीक हो गया, याद रहेगा। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें आखिरी 3 पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं 6.1 में 229 पेज पे, 229 पेज पे। इसमें पहला पैराग्राफ है, सबसे एंड पे 3 पैराग्राफ है। पहला पैराग्राफ सुनना जरा। कहते अगर आपने अपनी रिपोर्ट में ऑडिटर ने किसी स्टेटमेंट का, किसी सेक्शन का, किसी और पैराग्राफ का रेफरेंस दे दिया या किसी चीज़ के पार्ट का रेफरेंस दे दिया, तो वो सेक्शन, वो पार्ट, वो लॉ, वो ऑर्डिनेंस विल बी डीम्ड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। याद रहेगा, पक्की बात है। पढ़ लें पैराग्राफ, जल्दी से पढ़िएगा। हाँ जी। Where the auditor's report contain a reference to any other report, statement of remarks which they... Any other report, statement or remark, ठीक है, which they have made on the financial statements examined by them, such statement or remarks shall be annexed to the auditor's report and shall be deemed to be a part of auditor's report. ठीक है, उसका इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा। याद रहेगा ये पॉइंट, पक्की बात है। अच्छा पॉइंट नंबर 2 मैंने नहीं पढ़ाना, सुन लें ज़रा, सुन लें। कहता अगर आपने अपनी रिपोर्ट में किसी चीज़ को नेगेटिव आंसर किया, नेगेटिव आंसर वो इसलिए कह रहा है कि उसने अभी आपको मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ाई, उसने आपको मॉडिफिकेशन आपने पढ़ ली हुई है। मैं इसको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करता हूँ कि अगर आपने अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई किया, ऐसे ही है ना, तो मॉडिफिकेशन की रीजंस लिखनी है, लिख के करना है मॉडिफाई, इस रीज़न की वजह से मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। ये नहीं कि सुबह मॉडिफाइड तुम फेल हो गए, कैसे फेल हो गए पता नहीं, ये तुम्हारी एडवर्स है, क्यों एडवर्स है पता नहीं, पहले रीजन लिखें फिर एडवर्स करें, समझ गए। तो ये सेकंड पैराग्राफ कहता है, ये पढ़िए सेकंड में, जल्दी से पढ़ने से। Where any of the matter referred above is answered in negative, आंसर नेगेटिव और इन क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब उसने भी आपको मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ाई हुई, इसलिए वो कह रहे हैं, इसलिए बातें कर रहा है ये वाली, ठीक है, क्योंकि मॉडिफिकेशन उसने पढ़ानी है आपको 235 पेज पे जाके। अभी तक वो समझ रहा है आपने मॉडिफिकेशंस नहीं पढ़ी हुई, ऐसे ही है। तो कहता है अगर आपने किसी चीज़ का आंसर नेगेटिव किया है या अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई किया है, तो सेकंड में क्या कहता है, द ऑडिटर शैल स्टेट द रीजंस फॉर सच आंसर या सच क्वालिफिकेशन, ठीक है। आगे हैं, the auditor shall express unmodified or modified opinion during his report in compliance with the requirements of ISA as adopted by the Institute of Chartered Accountants Pakistan। ठीक हो गया जी। अच्छा 232 पेज पे कुछ चीज़ें रह गई हैं, ये बड़ी ना सादी सी चीज़ है, कई दफ़ा बंदा मिस कर जाता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये जहाँ रिपोर्ट ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पे एक लाइन लगी होगी नीचे 232 पेज पे, ठीक है। इसके नीचे कुछ 7-8 पॉइंट है, ये डिस्कस करने में, जल्दी डिस्कस करने, इसमें रेलेवेंट डिस्कस करूँगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में क्या कहता है, सुन लें ज़रा। कहते हैं जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, तो प्रॉफिट लॉस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एनजीओ में क्या लिखेंगे, एनपीओ में इनकम एंड, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, क्या आएगा, क्या बोला आपने भी, सरप्लस और डेफिसिट। ये सरप्लस आएगा, डेफिसिट आएगा, वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है वो,
पॉइंट 1 समझ गए? अभी आपने पेपर में देखना किसका होता पता क्या है, इन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि क्वेश्चन आया और बच्चे ने लिख के आगे कि इन आवर ओपिनियन वो जो 6 की 6 बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरी स्टेटमेंट बना के लिख के आगे। ये कंपनी का नाम ही नहीं पता, उसका नाम क्या है? कंपनी क्या थी? ये मैं एग्जाम प्रिपरेशन करा रहा हूँ आपको। वो कहता है यार एक एनजीओ में प्रॉफिट लॉस बनता है, ठीक है, तो विजिलेंट है ना, सोए हुए ऑडिटर का पेपर नहीं देना, बोंगा बंदा ऑडिटर नहीं बनता। ये मेरे जिन टीचर से मैं पढ़ा उन्होंने कहा था कि ऑडिटर बोंगा नहीं उसका। इन्होंने मेरे कहा था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब कहा था सोए पड़ेगा वो जमाइयाँ लेने ऑडिटर पेपर देने नहीं होगा। बस एक्टिव अलर्ट रहे, कर लेंगे इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 2 पे हैं। अच्छा, वो कहता है कि वो वही बात करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस को या यूज़ कर लें या उसे यूज़ कर लें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जगह। मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 पे हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है टू यूज़ अ नेम ऑफ द रेलेवेंट। ये पता किस जगह बात करता है? गौर से मेरी बात सुनी, मुझे आपकी टेंशन चाहिए। पेपर में या रिपोर्ट में वो लिखता है कि हमने जो ऑडिट किया ना, ये हमने कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक किया। कोड ऑफ एथिक्स किसने इशू किए? IFAC ने ओरिजिनली, और फिर किसने अडॉप्ट किए? ICAP ने। क्या करके? सर्टेन लोकल चेंजेस करके। जैसे हमने लोकल चेंजेस करके अडॉप्ट किया ना, ऐसे ICMA ने भी किया, ऐसे ही उसने भी अडॉप्ट किया, ठीक है। अब ये रिपोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं, ICMA वाला भी कर सकता है और ICAP वाला भी कर सकता है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो क्या लिखेंगे कि मैंने कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्ट किए हैं, कौन से? एज ऑप्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पाकिस्तान। अगर मैं ICMA भी हूँ फिर क्या लिखूंगा? एज ऑप्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड रेलेवेंट इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, समझ गए? और पाकिस्तान में ICMA भी कहाँ तक की रिपोर्ट इशू कर सकता है? 3 मिलियन से ऊपर ऑडिटर मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड मीन्स मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान। याद रहेगा, पक्की बात है। पेज 230 में बेसिस ऑफ ओपिनियन लिखा हुआ, ठीक हो गया? बेसिस ऑफ ओपिनियन में थर्ड लाइन में वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी। हम कंपनी से क्या है? कैसे इंडिपेंडेंट? जैसे दिल कर रहा था? नहीं, कैसे? इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ, कौन सा कोड ऑफ एथिक्स? एज एडॉप्टेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान और स्लैश इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट। अब आपने कौन सा लिखना है? जो होंगे आप, जो अल्लाह को बना दे, ठीक है। अभी आपकी मर्जी है, आपने 3 मिलियन से नीचे वाली कंपनियां करनी है, 3 मिलियन से, ठीक है। 3 मिलियन की औकात फिलहाल ये है कि सुजुकी आल्टो आती है बड़ी मुश्किल से, मैनुअल, ऑटोमेटिक भी वो भी नहीं आती, वो भी 3 मिलियन से ऊपर चली गई शेयर कैपिटल। अब 3 मिलियन देखें, 3 मिलियन क्या होगा? एक कंपनी बनी, वो एक गाड़ी भी नहीं खरीद सकती, लैंड बिल्डिंग तो दूर की बात है, कितनी छोटी कंपनी होगी वो। तो आपका डिसीजन है, आपने क्या बनना है, ठीक हो गया? समझ गए? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 पे हैं। पॉइंट नंबर 4 ना आपने अभी पढ़ा नहीं है, कैम नहीं पढ़ा ना। कैम पे 701 स्टैंडर्ड है, जब पढ़ेंगे हम इसको तब डिस्कस कर लेंगे।